एवरीवन, यहाँ पे हम फिज़िक्स पेपर जो है 2016 का फिज़िक्स का जो पोर्शन है वो हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 जो है ये रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट को हम रेयर मीडियम में से देखते हैं, ठीक है, फ्रॉम डेंसर मीडियम, जैसे कोई डेंसर मीडियम मान लीजिए वाटर से अगर आप एयर में देखेंगे तो आपको यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है वो किस तरह का नज़र आएगा। ये क्या होगा कि आपको फार अवे देन रियल डिस्टेंस, जैसे अगर आप यहाँ पे मान लीजिए वाटर है, वाटर से क्या हुआ कि यहाँ आप एयर में देखते हैं, तो अगर ये ऑब्जेक्ट ठीक है पास है तो भी आपको डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा नज़र आएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन द रे ऑफ लाइट इंटर्ड फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का है। यहाँ पे आपको कंडीशन बता दी गई है और आपको राइट आंसर बताना है कि ये कौन सा फिनोमिना है। तो इसका राइट आंसर है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो हमने 2017 का पेपर सॉल्व किया था फिज़िक्स का, उसमें मैंने आपको इंटरनल रिफ्लेक्शन काफ़ी अच्छी तरह समझाया था, इसलिए मैं यहाँ पे उसको रिपीट नहीं कर रही हूँ। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू करंट। आपको जितना भी फिजिक्स का फॉर्मूला है जो भी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर क्या है, चार्ज अपॉन टाइम, Q अपॉन T। ठीक है, यूनिट टाइम पे कितना चार्ज वहाँ पे फ्लो हो रहा है, इसी रेट को ही हम कहते हैं करंट कहते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन horizontal intensity and vertical intensity of earth magnetic field at the point where earth at which angle of dip is 45 डिग्री। जहाँ पे आई होप आप लोग को पता होगा एंगल ऑफ डिप क्या होता है, वरना फिर जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो ये आपको मैं और अच्छी तरह से बताऊंगी। जहाँ पे एंगल ऑफ डिप 45 डिग्री होता है वहाँ पे पूछा गया है कि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल जो इंटेंसिटी है, ये अर्थ मैग्नेटिज्म से जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है। तो इनके पीछे रिलेशन क्या होता है, इस टाइम पे क्या होता है कि दोनों इंटेंसिटी जो है वो बराबर होती है। ठीक है, वरना यहाँ पे आप थोड़ा अपना कॉमन सेंस यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 45 डिग्री दिया हुआ है तो साइन एंड कॉस की वैल्यू जो 45 डिग्री पे क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ पे आप ये भी लॉजिक लगा सकते हैं। बाकी हम जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो इसे हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35। इसमें पूछा गया है व्हेन लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन अ डेंसर एंड ट्रांसपेरेंट मीडियम फ्रॉम अ रेयर मीडियम, देन जो लाइट होगी वो क्या होगी, मतलब कि रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्रैक्ट होगी, ट्रांसमिट होगी। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों ही होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक ग्लास रखा हुआ है, ये क्या है, एक ग्लास है और ये यहाँ पे एयर है। कोई भी लाइट जब यहाँ पे इंसिडेंट करेगी तो क्या होगा, कुछ अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, कुछ अमाउंट यहाँ से रिफ्रैक्ट हो जाएगी और उसके बाद कुछ अमाउंट की लाइट जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है टेलीस्कोप से पूछा गया है। यहाँ पे F0 और FE के बीच जो है वो रिलेशनशिप पूछा गया है। F0 O जो लिखा है उसका मतलब होता है ऑब्जेक्टिव पीस, और उसके बाद E जो है ये टेलीस्कोप, E जो है यहाँ पे पूछा गया आई पीस का। मैंने आप लोगों को रे ऑप्टिक्स जब पढ़ाया था, मैंने इसके वीडियोस भी हैं। तो इसमें क्या है, ये दोनों के बीच का रिलेशन जो है ये आप, इसका डेरिवेशन भी होता है, तो ये आप वहाँ से देख सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है F0 इज़ ग्रेटर देन FE। ये जो होता है ये बड़ा होता है, इसका जो फोकल लेंथ होता है वो बड़ा होता है, तो ये दोनों के बीच रिलेशन है। आपको इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस करके अपने आप को तैयार रखना है, क्योंकि ये जिस टाइप का, जैसे इसमें क्या है कि इसमें काफ़ी बड़ा सा डेरिवेशन है, डायग्राम है, इस टाइप के क्वेश्चंस आ नहीं सकते। तो MCQ के फॉर्मेट में इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया है गुड सोलर सेल फिल फैक्टर। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, ये भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं 2017 के पेपर में। इसका आंसर है 0.8। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन वेव हैंस। ठीक है, इसका ऑल ऑफ द अबव। इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं, इसमें 1 पीरियड होता है, 2 अल्टरनेशन होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज इन अ हाउस होल्ड अप्लाइंसेस दैट यूजेस 230 वोल्ट AC सोर्स। मतलब जहाँ पे 230 वोल्ट का AC सोर्स यूज़ होता है वहाँ पे पीक वैल्यू क्या होती है वोल्टेज की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 325। ठीक है, 325 वोल्ट। इस तरह के जो डाटा बेस्ड हैं, ये क्या है आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको आपको सॉल्व नहीं करना है, इसको आपको जस्ट याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 40। इसमें पूछा गया है द रिलेशन बिटवीन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन कॉइल रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, ये आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो क्लास 12 का टॉपिक है उससे क्वेश्चन पूछा गया है कि दोनों के बीच रिलेशन क्या होता है। तो इसका आंसर क्या होता है,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 41, इसमें पूछा गया व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन डोमेस्टिक यूज़ इन इंडिया। फ्रीक्वेंसी क्या होती है जो घरों में हम डोमेस्टिक यूज़ के लिए यूज़ करते हैं अल्टरनेटिंग करंट। तो इसका जो आंसर है वो है 50 हर्ट्ज़। ये आपने अपने स्कूल टाइम पे भी पढ़ा होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 42, इसमें पूछा गया है एक्स रे कैन नॉट पास थ्रू बोन। जो बोन ये जो एक्सरेज होते हैं ये बोन के थ्रू क्यों नहीं पास हो पाते। इसका राइट आंसर क्या है, क्योंकि बोन्स की जो डेंसिटी होती है वो काफ़ी हाई होती है, इसलिए ये इसे पेनिट्रेट नहीं कर पाते। इस क्वेश्चन को आप एलिमिनेशन टेक्निक से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि डेंसिटी हाई और लो दोनों दी हुई है। इसका मतलब क्या होता है, ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद बोन्स आर थिक, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। अब आपको ऑप्शन इन दोनों में से ही चुनना है। अब अगर यहाँ पे बोलेगा कि डेंसिटी क्या है, लो है, लो है तो इसको पास हो जाना चाहिए था। तो इस वजह से यहाँ पे आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आप इसका आंसर करेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट डज नॉट डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। किस फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता। तो जैसे मैंने आपको कहा फिजिक्स के फार्मूलाज जो होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसलिए आपको जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है वो आपको याद रखना है। हीट का फार्मूला होता है H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। और भी इसके कई फार्मूला होते हैं, वी स्क्वायर अपॉन आर टी, ठीक है, ये भी फार्मूला इसका होता है। तो इसमें क्या है, कौन सा टर्म इसमें नहीं आ रहा है, आई भी आ रहा है, यहाँ पे आर भी आ रहा है, टी भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि यहाँ पे कोई नहीं है, तो नन ऑफ द अबव, क्योंकि अभी मैंने बताया आपको कि वी स्क्वायर अपॉन आर टी भी होता है हीट का फार्मूला। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, वोल्टेज पे भी डिपेंड करता है, इसलिए नन ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ डाई मैग्नेटिक मटेरियल एट 20 डिग्री सेल्सियस। ये भी आपको याद रखना है, ये भी याद रखने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब ये समझ लीजिए मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी क्या होती है। जैसे किसी भी डायमैग्नेटिक मटेरियल पे आप क्या कर रहे हैं कि आप अप्लाई कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जब आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो ये कितना मैग्नेटाइजेशन जो है वो रिटेन करके रख रहा है, ठीक है, उस चीज़ को बोलते हैं मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे न्यूमेरिकल है 45 एंड 46। इसमें क्या बोला गया है कि जो दो बल्ब हैं ये क्या न्यूमेरिकल है, इसे आप इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी इजी है। इसमें पूछा गया है कि पावर कंज्यूम्ड, यानी ये दोनों सीरीज़ में जुड़ी हुई है, तो इसमें आपको सिंपली पावर निकालना है, तो इसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46, इसमें बोला गया है कि रेजिस्टेंस ऑफ ईच आर्म ऑफ ट्रायंगल, मतलब कि ये ट्रायंगल है और यहाँ पे क्या है, ये इस तरीके का रेजिस्टेंस निकला हुआ है, लगा हुआ है। तो आपको क्या करना है, व्हाट विल बी द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट, मतलब इन दोनों के बीच मान लीजिए कोई भी दो पॉइंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इन दोनों के बीच जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो किस तरह का होगा। तो सीरीज़ एंड पैरेलल का कॉम्बिनेशन किस तरह से होता है, किस तरह से आप सीरीज़ एंड पैरेलल को पहचानते हैं, ये भी मैंने कराया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ सेल व्हेन सेल इज। कब हम जो ईएमएफ होता है और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड है, इन दोनों को हम इक्वल कब बोलते हैं, ये हम ओपन सर्किट में बोलते हैं, ठीक है, जब सर्किट है वो ओपन रहती है। अब इसके बाद देखिए द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम अ सेल इन कंप्लीट डिस्चार्जिंग एंड एनर्जी गिवन टू सेल इन चार्जिंग इज कॉल्ड, क्या कहलाती है, ये एफिशिएंसी कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इंडियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा इज सिचुएटेड, ये कहाँ पे है, ये ट्रॉम्बे में है। अब इसके बाद देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है हाउ मेनी इमेजेस आर फॉर्म्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट इन बिटवीन टू पैरेलल मिरर्स। जैसे यहाँ पे आपने एक मिरर रख दिया, मिरर को इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, और इनके बीच आपने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, तो कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस जो है वो बनेंगे, इसलिए इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 51, इसमें बोला गया है ड्यू टू विच रिफ्लेक्शन डस्ट पार्टिकल लुक्स ब्राइट इन सनलाइट। किस रिफ्लेक्शन की वजह से जो डस्ट पार्टिकल जो होते हैं उनकी वजह से जो सन की लाइट है वो ब्राइट दिखती है, लुक्स ब्राइट इन सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में जो डस्ट पार्टिकल है वो ब्राइट दिखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर रिलेटिव परमेबिलिटी पूछा गया है, इसका यूनिट पूछा गया है कि ये इसका यूनिट क्या है, तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक है। जहाँ पे भी आई आपको रिलेटिव वर्ड दिख गया इसका मतलब वो अधिकतर
वो क्या होता है, डायमेंशनलेस, क्योंकि यहाँ पे जो ऊपर नीचे दोनों क्वांटिटी होती है दोनों का यूनिट सेम होता है, इस वजह से क्या हो जाता है, दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, इस वजह से ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है मैग्नेटिक मोमेंट इज मतलब जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, काफ़ी इजी। अब वेक्टर और स्केलर क्या होता है, वेक्टर मतलब कि जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, ठीक है, जिसमें कि ये दोनों इंपॉर्टेंट हो। और स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं, कि जिसमें सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कॉनकेव लेंस हैज़ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर एंड इमेज डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर देन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लेंस फॉर्मूला लगाना है, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। इसमें जस्ट सिंपली जो फॉर्मूला है उसे यूज़ करना है। बस आपको ये इसमें ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और जो यहाँ पे इमेज डिस्टेंस है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो u होता है उससे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रिप्रेजेंट करते हैं और जो v होता है वो इमेज डिस्टेंस होता है। तो इसके भी आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला रख के निकालना है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया है कि व्हेन n resistance of each value of r connected in parallel, the resultant resistance is x. When these resistance are connected in series, total resistance will be, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n स्क्वायर x, क्योंकि यहाँ पे देखिए बोला गया है कि जब पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद क्या हो गया कि x आया है, x क्या है आपका आंसर है। अब इसमें अब ने बोला कि n रेजिस्टेंस आर सीरीज, अब एक का वहाँ पे x है, ठीक है। इस तरह का आप जब टोटल इसमें सीरीज़ में क्या होता है कि सीरीज़ में आप सारे रेजिस्टेंस को डायरेक्ट एल्जेब्रिकली सम कर देते हो, जैसे R1 R2 और R3। और पैरेलल में क्या होता है कि 1/R1 1/R2, इस तरह से इसका फॉर्मूला होता है। तो आपको जस्ट इसी फॉर्मूला का यूज़ करते हुए आंसर निकालना है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वापस से आपको लेंस से पूछा गया है, रे ऑप्टिक्स से। नंबर 56 में पूछा गया है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ डिस्टेंस फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस। ये भी रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है कि इसमें जैसे ये लेंस है, अगर आपने यहाँ पे फोकस पे रखा अपना कोई ऑब्जेक्ट, तो इमेज है वो कहाँ बनेगी, इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे बनेगी। ये जो भी इमेज कैसे बनाते हैं, किस तरह का इसका होता है, ये मैंने पूरा डिटेल में समझाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। वही लेक्चर जो है सबसे लंबा है 45 मिनट्स का। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हैवी वाटर, ये न्यूक्लियर रिएक्टर टॉपिक से पूछा गया है। हैवी वाटर इज़ यूज, हैवी वाटर को यूज़ कहाँ से करते हैं, कहाँ करते हैं, ये न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है अ सोलर सेल इज़ मेड ऑफ, सोलर सेल किससे बना होता है, ये प्योर सिलिकॉन, ठीक है, ये सेमीकंडक्टर से बनता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कौन है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। तो इसका राइट आंसर है डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। डिस्टिल क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है वो किस वजह से होता है, क्योंकि उसमें चार्जेस होने चाहिए, आयंस होने चाहिए, जो कि उसको क्या करे, उसका सर्किट कंप्लीट करे और इस तरह से कंडक्शन होता है। बट जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसमें कोई आयंस ही प्रेजेंट नहीं होते, तो कैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा। तो इस वजह से ये है इसका नॉन कंडक्टर, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। इसमें पूछा गया है आप लोगों से कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द क्रिटिकल एंगल सी ऑफ द सेमी सर्कुलर पीस ऑफ ग्लास। जैसे आपको ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें बोला गया है कि ये बताओ कि किसके लिए जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री है। तो आप देखिए पहला ऑप्शन है, तो जो पहला ऑप्शन है वो तो नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन भी किया गया है कि ये जो है ये ग्लास है, ठीक है। तो अगर आपने क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन आपको क्लियर है और टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन जो होता है वो आपको क्लियर है, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली बना लेंगे, क्योंकि इसमें पहला कंडीशन ही ये है कि जो लाइट रे वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाना चाहिए। मतलब ये दोनों तो साफ साफ गलत हैं, क्योंकि ग्लास है ये डेंसर मीडियम है, तो जो लाइट रे वो ऊपर से आनी चाहिए। तब आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास ये दो ऑप्शन बच जाएंगे। इसके बाद जो बाकी के दो ऑप्शन है सी और डी, ये इसलिए करेक्ट मतलब होंगे क्योंकि ये क्या है, ग्लास है। अब इन दोनों में से भी आपको गलत चुनना है कि कौन सा इसमें से गलत है और कौन सा सही है। तो आप देखिए यहाँ पे जो एंगल बोला है क्रिटिकल एंगल, तो क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन यही होती है कि जब कोई लाइट रे किसी डेंसर मीडियम से किसी रेयर मीडियम में जाता है, तो उसके लिए ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो 90 डिग्री तो यहाँ पे दोनों पे। यहाँ पे देखिए कि जो
सी इंडिकेट किया गया है। यहाँ पे इंसिडेंट एंगल क्या है, इसलिए ये करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे इसे इंडिकेट किया गया है, ये है इंसिडेंट एंगल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एंगल जो है वो ये किया गया है। आपको पता है कि एंगल जो होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और या फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हम कैसे निकालते हैं, ये हम नॉर्मल से मेज़र करते हैं। जैसे यहाँ पे ये नॉर्मल लाइन है तो इसलिए ये जो है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। थैंक यू एवरीवन, इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद जो इसमें बाकी का पार्ट पर बच रहा है उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, इसमें बायोलॉजी, टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का पार्ट है, वो हम एक साथ एक वीडियो में कवर करेंगे।